क्लास में पढ़ चुके थे उसको। तो आज एफ ब्लॉक करके इस पूरे चैप्टर को और क्लास 12 के आपके मेजर सिलेबस को समाप्त करते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कहानी। चलिए ठीक है। सो आज अपन पढ़ने वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। भैया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर इससे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कम चांसेस, जैसे चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। पर ठीक है, चूंकि सिलेबस में है तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अपने पास एफ ब्लॉक की जब हम बात करें तो अपने पास दो तरह के एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं। एक जिसको बोलते हैं लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉइड्स, दोनों ही लिखते हैं। ठीक है, सो अपने पास दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये आपके पास पूरी सीरीज है, कहां से कहां तक ये होते हैं, ये भाई साहब कहां से कहां तक होते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों नाम है ना, इनके इन सीरीज के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से दिया हुआ है। जो ऊपर वाला सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लैंथेनम, जो नीचे वाला सीरीज उसका फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज एक्टिनम। तो उसके हिसाब से नेम दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लैंथेनाइड सीरीज की, फिर हम बात करेंगे एक्टिनाइड सीरीज की। तो कहां से कहां तक है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं फटाफट से। सो ये आपके पास पूरी सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज है कि भैया कहां से कहां तक होते हैं, इनका सिंबल क्या होता है, इनका नाम क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जनरल, फिर +2 स्टेट में कैसा होता है, +3 स्टेट में कैसा होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर इनका रेडियस दिया हुआ है कि भैया इनका रेडियस कैसा होता है, इनका L+3 मतलब Ln+3 का मतलब हुआ कि लेंथेनाइड +3। ठीक है, सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, सारे के सारे हैं। एलएन मतलब का क्या हुआ कि भैया उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला गया, नॉर्मल कहानी है उसमें। ठीक है, और +4 इज दैट कि भैया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ठीक है, तो ये सबका आपको यहाँ पे टेबल बना के दिया हुआ है, नाम, नाम के साथ उनका सिंबल, सिंबल के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या लिखना है वो देख लीजिए, एटॉमिक नंबर, नेम, सिंबल और बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला, इन दोनों को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आते भी नहीं है, पर किस्मत खराब रही तो बात अलग है। तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। रेडियस आपको नोट नहीं करना, ये आपको नोट नहीं करना, इसके लिए आपको एक ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ को बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेडियस की समस्या वहां पे सॉल्व है। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, और कोई कष्ट लगे इसमें जो कि होना नहीं चाहिए तो पूछ लीजिए। हेडिंग डालिए और शुरू हो जाइए। नेम और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर। लेंथेनियम +3 स्टेट में 4f0 कैसे हुआ, किसके लिए बोल रही है तुम? लिख लो निधि, मैं समझा रहा हूं, लिख लो पहले।
लिख लेना है तो मुझे बता देना कि भैया हमने नोट डाउन कर लिया है। चलिए ठीक है, तो अधिकतर लोग आई गेस लिख लिए हैं। यहाँ देख लेते हैं भैया यहाँ क्या कहानी है। तो यहाँ कहानी कुछ ऐसा है कि अगर इसके कन्फिगरेशन को गौर से देखोगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कि दिस इज S2 एंड D1, ठीक है। तो अगर आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और अगर आप इसमें यहाँ F भी मेंशन कीजिएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 4F0, ठीक है। अगर आप F मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज 4F0, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर आपने +2 ऑक्सीडेशन नंबर में जाना है तो आपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बच्चा क्या 5D, 5D1 4F0 ये बचा। फिर आपने +3 में जाना है तो यहाँ से D खाली कर दिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको सिंबलाइज करने के लिए चूंकि F ब्लॉक में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे F0 है, उस वजह से यहाँ F0 लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे F0 नहीं है, यहाँ भी F0 ही है लेकिन D1 है इसलिए D1 लिख देते हैं। यहाँ पे F0 है, D भी 0 है इसलिए F लिख के काम चला लेते हैं। डन है क्या? चलो ठीक है। और किसी को कोई कष्ट है इसमें? और कोई है जिसको भैया इसमें कोई कष्ट है? हाँ, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते। आप जो जनरल पढ़ते आ रहे हैं कि सब में लगा दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जनरल से बहुत हट जाते हैं, बहुत सारे में बहुत अलग अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। चलिए बढ़िया। तो दोनों सीरीज अलग से क्यों निकाल दिया? दोनों सीरीज मतलब लैंथेनम एक्टिनम कह रहे हो अनिमेश, ऐसा क्या? अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो देखो लैंथेनम और एक्टिनम को अलग अलग इसलिए किया गया है क्योंकि लैंथेनम को तो थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं, एक्टिनियम को हम बहुत कम जानते हैं। मतलब इस सीरीज को तो हम थोड़े बहुत पहचानते भी हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं इनके ठीक ठाक यूजेस हमने देखे हैं, लेकिन एक्टिनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके यूजेस बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो इस वजह से उसको हम बहुत अच्छे से नहीं जानते, इसलिए इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब आते हैं अपन रेडियस पे, भैया रेडियस का ट्रेंड कैसा चलता है। देखिए ये है इनकी रेडियस की कहानी, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ खास नहीं है, रेडियस क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। और हमको पता भी है कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा रेडियस घटेगा, ठीक है। तो यहाँ रेडियस में कुछ अलग चीज नहीं है कि भैया यहाँ रेडियस के लिए हमको कोई अलग से सोचने की जरूरत है, बिल्कुल सेम लॉजिक है कि भैया रेडियस अपना क्या होते जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव के साथ रेडियस कैसे चलता है, इनवर्स चलता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है रेडियस घटता है। तो आप यहाँ से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है, रेडियस हमारा घट रहा है। आपको सारे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही डेटा, बस आप एक बार ऐसे सीरीज बना लीजिए, एक ऐसे लोअर स्लोप बना लीजिए, काम खत्म, ठीक है।
तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सबको मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव रिया होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जेड माइनस सिग्मा। चलिए, तो इसको बस एक डेटा बना लीजिए और कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ याद करके रखना है आपको। देखो एसएम और ईयू जो है वो ऊपर में इसलिए दिया हुआ है वैष्णवी क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अगर उसी तरह से देखोगे तो सीई और पीआर जो है वो नीचे में दिया है क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। +2 का मतलब क्या हुआ? उसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ऑब्वियस उसका रेडियस थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन जो बीच वाले पूरी सीरीज है उसमें +3 ऑक्सीडेशन नंबर में कंपेयर किया है। तो ये ऑब्वियस नहीं है कि अगर आपने ऊपर वाले में से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसका रेडियस बड़ा होगा, और अगर 3 निकाले तो छोटा, 2 निकाला ऊपर वाले में 2 निकाला तो थोड़ा बड़ा, उसके बाद 3 निकाला, उसके बाद 4 निकाला, तो वही वाली ट्रेंड है कि इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे रेडियस छोटा होते जाएगा। इसलिए 2 वाले सबसे ऊपर है, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला है। डन है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। देखो यहीं से क्वेश्चन थोड़े बहुत इसके बने हैं और यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दैट इज जनरल ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए लैंथेनाइड सीरीज का पूरा पूरा जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 +3, जनरल होता है। लेकिन उसके साथ बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। जैसे +2 एंड +4 आयंस इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड आर ऑल्सो ऑब्टेन। मतलब ऐसा है कि +2 और +4 वाले भी जो है ये हमको देखने को मिलते हैं सॉल्यूशंस में या सॉलिड कंपाउंड्स में। तो ऐसा नहीं है कि +2 और +3 ही, सिर्फ +2 +4 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ये जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी एज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो इरेगुलरिटी है उसके वजह से यहाँ पे सारी की सारी संभावनाएं अलग अलग कहानियां बनने लगती हैं। अब यहाँ पे देखो समझो, बस सिंपल सा कहानी यहाँ पे क्या है, दो चीजें जो यहाँ पे काम करने वाली है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे दो चीजें जो काम करने वाली, दैट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल का कहानी। हमने पहले भी पढ़ा था कि भैया हाफ फील्ड जो है उसके वजह से चीजें बदल जाती है, उसके वजह से स्टेबिलिटी बदलती है, उसकी वजह से कहानी बदलती है। और एक दूसरी चीज है जो बहुत तगड़े तरीके से यहाँ काम करती है, दैट इज सील्डिंग इफेक्ट वाली चीज। कि भैया हमको पता है कि एफ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी सील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है। तो ये जो दो रीजन है इसके वजह से यहाँ पे सारे के सारे जितने भी तुम्हें एक्सेप्शन टाइप की चीज दिखेंगी उसमें यही दो रीजन काम आता है, यही दो रीजन और कुछ नहीं है। या तो वहां पे होगा एफ का सील्डिंग इफेक्ट कम, और या तो वहां पे होगा कि भैया एफ में 7 इलेक्ट्रॉन या फिर डी में 5 इलेक्ट्रॉन की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। सारा का सारा लैंथेनाइड में ना यही एक्सेप्शन का जड़ है, यही दोनों चीज, ठीक है। तो भैया यहाँ बोलता है कि इरेगुलरिटी क्यों देखने को मिलता है, तो इरेगुलरिटी देखने को इसीलिए मिलता है क्योंकि वहां पे हाफ फील्ड वाली कहानी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ Ce+4, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया यहाँ Ce+4 जो है ये कैसे काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है? तो देखो यहाँ ध्यान दो, formation of Ce+4 is favored by its noble gas configuration but it is a strong oxidant। मतलब कि ठीक है Ce+4 जब बनेगा तो उस केस में इसका जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन होगा वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगा, बड़ा स्टेबल होगा, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि भैया ये भले ही स्टेबल कन्फिग्रेशन हो लेकिन +4 चार्ज कहीं भी होल्ड नहीं हो पाता आसानी से, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस वजह से कहीं से अगर ये इलेक्ट्रॉन झपटेगा तो ये कैसे वर्क करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि Ce+4 जो है इसका तो भैया
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो गया? तो भैया इसलिए हो गया क्योंकि इसके ऊपर जो +4 चार्ज है, दुनिया में कोई भी एलिमेंट इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज लेके चलना नहीं चाहता। तो इस वजह से ये कैसे काम करता है? एज अ ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट बोलता क्या है कि भैया जैसे और भी एलिमेंट्स है, ये भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +4 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्साइड के केस में। तो ये आपको कहानी ध्यान रखना है, खासकर सी वाली, कि C+4 में एग्जिस्ट करता है, बावजूद इसके वो ऑक्सीडेंट है। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो C जो है ये +4 से कन्वर्ट हो जाता है C+3 में। तो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा? ऑक्सीडेंट या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी पूछा जाता है कि सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कौन सा होता है? तो भैया मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम के लिए दैट इज +3। तो यहाँ जो मैक्सिमम लैंथेनाइड्स है, इनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है मैक्सिमम का, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका, मैक्सिमम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +3। तो इनके कंपाउंड भी इस +3 के हिसाब से देखने को मिलते हैं। अगर तुमसे बोले कि भैया नॉर्मल ऑक्साइड कैसा होगा, तो तुम बोलोगे कि Ln2O3 होगा। आगे हम पढ़ेंगे भी, तो ध्यान रखिएगा कि +3 इनका सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। सबके लिए नहीं, मैक्सिमम केस में ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए, और बाकी कोई समस्या लगे तो पूछ लीजिए। हाँ, कह सकते हो, बिल्कुल रिया। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो जो टेबल भी तुम्हारे पास बना था ना, वो +3 ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बना था, रेडियस वाला। तो क्यों बना +3 वाला? क्योंकि लगभग मैक्सिमम ऐसे हैं जो +3 दिखाते ही है। ठीक है, और भले +4 सब ना दिखाए, +2 सब ना दिखाए, लेकिन +3 लगभग सारे दिखाते हैं। एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव है? हाँ बिल्कुल आ रही, मैक्सिमम एक्टिनाइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की कोई ट्रेंड नहीं होती है। वो पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया हेवी एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। फॉर्मेशन C+4 इज फेवर्ड बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ रिया कि C+4 जब बनता है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, बावजूद इसके C+4 जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अगर वो स्टेबल हो गया तो उसको नहीं करना चाहिए था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्यों इलेक्ट्रॉन फिर लेता? तो वही कहता है कि भैया उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इस वजह से। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटी क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि वहां पे हाफ फील्ड की कहानी बनने लगती है। अब तुम याद करो वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली कहानी, कि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता था इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है और ऑक्सीजन हाफ फील्ड नहीं होता। तो इस वजह से नाइट्रोजन में हम बोलते थे कि उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। सेम लॉजिक यहाँ पे है। ट्रिशियम है, कार्बन 14 है, ये भी तो है ना जो रेडियो एक्टिव होते हैं, हल्के तो है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्रिशियम। अब तुम सोचो एटॉमिक नंबर 1 है फिर भी रेडियो एक्टिव है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हेवी हो तो ही रेडियो एक्टिव होगा। हाँ अधिकतर है, ये बात सही है। अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, इसलिए फिजिक्स में पढ़े होगे। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं अपन फटाफट से। बोलता क्या है कि इसी तरीके से EU+2 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में। ठीक है, बोलता क्या है नेक्स्ट कि YB+2 जो है, जिसका F में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब तुम सोचो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, F14 जो है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो भैया इसको अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहिए, ये क्यों इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और लेके क्या हो जाता है ये भैया, तो ये खुद सॉरी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और लूज करके ये खुद क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज और दूसरे को कर देता है रिड्यूस। तो ध्यान रखिएगा कि भले ही ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, बावजूद इसके ये इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कभी रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्टेबल वाला स्टेट है दैट इज +3, सारे +3 की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। U+2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 बनना चाहेगा, Y भी +2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 बनना चाहेगा। छापिए फटाफट से, ये पूछा जाता है और सबसे अधिक इस टॉपिक में लैंथेनाइड एक्टिनाइड की बात करें तो यही टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, और कोई खास क्वेश्चन इस चैप्टर में इस टॉपिक से नहीं बनता। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन सबसे अधिक बनता है इसमें। हाँ कह सकती हो, बिल्कुल रिया कह सकती हो। अगले क्लास में हम कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड का मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है आनंद, जब डिस्कस करेंगे तो बात कर लेंगे उस टाइम। चलो ठीक है। ये है इसका केमिकल नेचर। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था कि भैया ये +3 वाले ज्यादा स्टेबल स्टेट है, तो देखिए आप भैया ये कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो H2 देंगे, ऑक्सीजन के साथ जब बर्न होंगे तो Ln2O3 देंगे +3 ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, सल्फर के साथ Ln2H3 सेम +3 ऑक्सीडेशन नंबर, हेलोजन के साथ LnH3 +3 ऑक्सीडेशन नंबर, नाइट्रोजन के साथ LnN +3 ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन के साथ थोड़ा बदल जाता है, LnC2 हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता, तो उस समय ये बिहेव करने लगेगा एज अ +4। लेकिन आप कह सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम केस में स्टेट है दैट इज +3। H2O के साथ नॉर्मल केस में भी जब रिएक्ट करेगा तो +3 वाली कहानी है, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ चूंकि बहुत हाई टेम्परेचर लिया जाता है इसलिए इसकी कहानी थोड़ी बदल जाती है। बाकी जनरल केस में कैसे दिखा रहा है भैया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ठीक है जरा, मतलब मिलता जुलता एल्यूमिनियम के जैसे रिएक्शंस होते हैं, और देखने में भी ये एल्यूमिनियम जैसे ही होते हैं, सिल्वरी अपीयरेंस होता है इनका, बिल्कुल एल्यूमिनियम के जैसा ही। छाप लीजिए। पॉलीमर्स पढ़ लेंगे रिया।
अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि काइनेटिक्स पढ़ना है अभी, मतलब काइनेटिक्स पढ़ लेना चाहिए एक बार फिर से? कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि काइनेटिक्स पढ़ना है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि काइनेटिक्स पढ़ने के लिए कितने लोग हैं कि भैया काइनेटिक्स पढ़ना है आपको? तो भैया हैंड रेज करो, हैंड रेज जरा देखा जाए, फिर पता चलेगा मेरे को। 3 लोग दिख रहे हैं जो बोल रहे हैं काइनेटिक्स पढ़ना है। 5-6 लोग, चलो ठीक है। 8-10 लोग तो हो ही गए। हाँ ठीक है, वो हाँ वो रंग बदल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद अपन काइनेटिक्स से स्टार्ट कर लेंगे, काइनेटिक्स पढ़ लेंगे। एक कष्ट जो आप जरूर कीजिएगा कि काइनेटिक्स अब फिर वैसे तो नहीं पढ़ेंगे जैसे तो हम आराम से धीरे धीरे से पढ़ रहे हैं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है काइनेटिक्स। तो आप इतना कष्ट जरूर कीजिएगा कि जो पहले पढ़ाया गया उनको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ताकि जब पढ़ें तो थोड़ा फास्ट पढ़ लें और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो इतना कष्ट कीजिएगा। देखो, पढ़ने के लिए रंग बदले वो अलग चीज है, और पढ़ लें वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। क्लास करना है तो उसके लिए हैंड रेज करना इज अ डिफरेंट थिंग, और क्लास इंटरेस्ट के साथ करना है वो अलग चीज होती है। चलो ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट बताया है वैसे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल निधि, क्वेश्चंस अभी काइनेटिक्स क्लियर है, उस क्लास को स्किप कर सकते हैं। ठीक है निधि, अगर काइनेटिक्स क्लियर है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी एक चीज है कि काइनेटिक्स में अधिकतर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ये चीज मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप थियरी पढ़ के आइए, क्वेश्चंस कीजिएगा तो ज्यादा क्लैरिटी होगी उसमें। अनुष्का तो स्पेलिंग बता रही है नाम का बेटा मेरे को। हाँ जी, ये चैप्टर आज फिनिश है आपका। इस चैप्टर को आज हम दे रहे हैं विदाई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है कि भैया लेंथेनाइड्स के यूजेस क्या क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा जो लेंथेनाइड का यूज होता है दैट इज कि भैया इसको एलॉय बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके आयरन के साथ में। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक यूज है कि आयरन के साथ इसको मिक्स करके अलॉय बनाया जाता है। उसके बाद बुलेट सेल्स वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसको कैटलिस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लीजिए भैया इसका क्या क्या यूज है। सबसे पहला तो अलॉय है, सेकेंड है बुलेट सेल्स बनाने के लिए इसका यूज होता है, और नेक्स्ट है, किधर गया, कैटलिस्ट। हाँ, कैटलिस्ट में इसका यूज किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। अगर याद हो आपको क्क्रैकिंग, तो क्रैकिंग का मतलब होता था तोड़ना, जहां पे खास तरह का भी, अगर आपको याद हो तो एक खास तरह के पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो इस तरह के कुछ सीव टाइप के होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट है कि भैया इसको फॉस्फोरस टेलीविजन स्क्रीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका टेलीविजन स्क्रीन है, अगर याद हो तो 11th क्लास में एक टर्म पढ़ा करते थे, फॉस्फोरेसेंट एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो यहाँ जो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो छाप लीजिए, कोई खास यूज की चीज नहीं है, बस एक एलॉय वाली चीज जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा गया है कि भैया किस तरह का एलॉय यूज करके लेंथेनाइट्स को बनाया जाता है, तो दैट इज स्टील के मेनली एलॉय, आयरन के मेनली एलॉय जो है वो लेंथेनाइट्स का यूज करके बनाया जाता है। छाप लीजिए।
काइनेटिक्स कब होगा? देखो कल अपन डी एंड एफ ब्लॉक का डिस्कशन रखे, सॉरी क्या बोल रहा था उसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहले डिस्कशन करेंगे और उसके बाद अपन काइनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। रिया पूरा लिख लो, मैंने तो बस इंपॉर्टेंट चीजें आपको अंडरलाइन करके बता दी, पूरा लिख लोगे तो ठीक रहेगा, क्या ही है, थोड़ा सा ही तो लिखना है, लिख लो। एक उपाय ये भी है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यही चार बचे ना, तो इन चारों को पहले पढ़ लिया जाए फिर काइनेटिक्स पढ़ा जाए। अच्छा कितनों को लगता है कि इन चारों को पहले पढ़ ले फिर काइनेटिक्स पढ़ा जाएगा आराम से? क्योंकि ये चारों ऐसे जो जो लिखने वाले हैं, जो खास समझने वाले, ऐसा कुछ है नहीं। मिस मेटल क्या होता है यार? मिस मेटल ऐसे समझ लो एक कैटेगरी ऑफ मेटल है जिससे ना टूल्स वगैरह थोड़े बहुत बनते हैं, ब्लैकिश कलर का थोड़ा सा होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल काइंड ऑफ समझ लो, जो मेनली लैंथेनॉइड से बनाया जाता है। पहले सारे ये छोटे छोटे वाले पढ़ लिए जाए। चलो ये तो मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं, पहले छोटे छोटे वाले सारे पढ़ लिए जाए, ठीक है। तो यही काम करते हैं, पहले जितने ये तुत्ते, जितने छोटे छोटे से है ना, पिद्दी पिद्दी से वाले, इन सबको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आराम से काइनेटिक्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन वही कर लेंगे। इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। कंटिन्यूटी में है तो पॉलीमर्स पढ़ लेते हैं, फिर 12th क्लास का पॉलीमर्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 11th क्लास पे जो बच्चे हैं उसको पढ़ लेंगे। पिद्दी पिद्दी प्रॉब्लम करता है अनुष्का, ये पिद्दी पिद्दी प्रॉब्लम नहीं करता, पिद्दी पिद्दी को ना हम इग्नोर करते हैं इसलिए प्रॉब्लम करता है। उसको थोड़ा सा एक बार ना खुद से भी पढ़ लोगे ना तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करने वाले, सबसे मासूम चैप्टर होते हैं वो। उनके कुछ ही चीजें हैं जो वहां पे लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाना है। हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते, देने के लायक भी नहीं है वो, क्यों दे? वो देने के लायक भी नहीं है ना, लेकिन बात ये है कि तुम पूरा ही छोड़ दोगे तो समस्या है, कम से कम वो जितना डिजर्व करते उतना तो दो उनको। बायोमोलिक्यूल सबसे अच्छा चैप्टर था केमिस्ट्री का, अरे वाह क्या बात है, देखो बायोमोलिक्यूल से भी प्यार होने लगा है। याद रखने में दिक्कत होता है यार, देखो याद रखने में तो सबको दिक्कत होता है, ठीक है, ऐसा तो है कि अब तुम उसके लिए काइनेटिक्स पढ़ लो, उसमें आयनिक पढ़ लो, सब में दिक्कत है, उसका क्या ही कर सकते हैं। मिक्स मेटल में मेटल क्यों है, क्या है ये, कुछ स्पेलिंग एरर है क्या? रुको एक मिनट। अरे ठीक है, वो एल उड़ा दो, एल उड़ा दो, इसमें क्या है, ठीक है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं अपन। तो भैया नेक्स्ट है अपने पास एक्टेनाइड्स। एक्टेनॉइड्स एक्टेनाइड्स दोनों ही लिखते हैं, ठीक है। तो एक्टेनाइड्स की कहानी क्या है, तो भैया ये आपके एक्टेनाइड्स की पूरी सीरीज है। आपको क्या क्या लिखना है देख लीजिए, एटॉमिक नंबर, नेम, सिंबल और इसका कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स ऑल। तो आपको इतना ही लिखना है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन ढूंढने का प्रयास नहीं कीजिएगा कि भैया जनरल कॉन्फ़िगरेशन ही हो, बस एक खास बात है इसमें कि सारे के सारे लगभग जो आपको एक्टिनाइड्स मिलेंगे उसमें H2 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, मतलब S1 वाली चीज आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, यही एक खास बात है इसमें, और बाकी कोई खास बात होने वाली नहीं है। फटाफट से छाप लीजिए। मेरे को कैसे याद हो जाता है अनुष्का? मेरे को भी नहीं याद नहीं होता यार, मतलब ये रट्टा मारने वाली चीज मेरे को भी याद नहीं होती है, मैं भी याद करता हूँ भूल जाता हूँ, मैं खुद ही भागता हूँ इन चैप्टर्स से। ना मेरे को पहले कभी पसंद थे, ना मेरे को आज अभी कभी पसंद है।
कॉन्फ़िगरेशन रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कॉन्फ़िगरेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है वैष्णवी, लिख लो। ऐसा कोई आता नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो लिख लो बस। रटने वटने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें रट के तुम टाइम लगाओगे उतना कुछ और चीज करोगे, वो ज्यादा तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव होगा। बाकी अगर एकदम बिल्कुल किस्मत खराब रही, पूछ ही दिया तो बात अलग है, तो उसके बजाय कहीं दूसरी जगह मेहनत कर लो जहां से तुमको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल जाए। इसमें सबसे ज्यादा क्या आता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाली चीज, और उसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के आसपास कोई क्वेश्चन बना कर देते हैं। बोलेगा रेडियस क्यों छोटा हो रहा है, क्यों एक्टिनाइड और लेंथेनाइड का रेडियस बहुत कंपेरेबल है, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को आते हैं सबसे ज्यादा। और बाकी इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, डी ब्लॉक से क्वेश्चन आ भी जाए इससे तो ना के बराबर, क्योंकि इसको लोग अभी भी बहुत कम जानते हैं, इसके बारे में हम जानते ही बहुत कम है। जिसको जानते नहीं उससे क्वेश्चन क्या ही पूछेंगे। और यहाँ पे ना अगर प्रॉपर्टीज में तुम सिमिलरिटी ढूंढोगे तो भैया एक्सेप्शन का भरमार है यहाँ पे, तो इसलिए ज्यादा डिटेल्स जाते नहीं है इसके। नहीं नहीं, एम बस लिखो, M+3 लिखने की जरूरत नहीं है, बस एम लिखो, एम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एम। अरे एम नहीं याद होगा, M+3 में क्यों माथा पेची करोगे। पिछला बार तो नीट में सीधे एटॉमिक नंबर दे के एलिमेंट का नाम पूछ लिया था, शायद 103 या 98 कुछ ऐसे दिया हुआ था, बोला था भैया बताओ कौन सा एलिमेंट है। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस आए, एटॉमिक नंबर और नाम सीधे एलिमेंट का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इससे। बेसिकली वो इस चैप्टर का क्वेश्चन भी कंसिडर नहीं होगा, देखो तो वो एक तरीके का पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। चलो, आई गेस सबने छाप लिया होगा इसको, छाप लिया सबने। प्लैनेट और साइंटिस्ट, हाँ है उनके नाम पे ही है, ये मैक्सिमम जो नेम है उसी तरह के हैं। कैलिफोर्निया, आइंस्टीन, फर्मी, मेंडलीव, नोबल, लॉरेंस, उन्हीं के नाम पे तो है। प्लूटो, अमेरिका। चलो बढ़िया। ये है इनका ऑक्सीडेशन नंबर कि भैया इनका ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सा देखने को मिलता है। आपको दिख रहा होगा सब में, अगर एक TH को छोड़ दिया जाए तो भैया सब में जो आपको सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है दैट इज +3। उसके बाद है दैट इज +4। तो +3 वाला सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है जो पूरे के पूरे एक्टिनियम में देखने को मिलता है। पहले भी देखे हैं कि भैया लैंथेनियम में भी वही सेम कहानी है, एक्टिनियम में भी वही सेम सेम कहानी है, कोई अलग नहीं है। छाप लीजिए इसको, बस एक को छोड़ के, दैट इज TH। थोड़ा यहाँ तुम्हें कॉमन ट्रेंड टाइप देखने को मिल जाएगा। छाप लिया।
एंड ही है ये, बाकी और कुछ है नहीं इसके बाद, थोड़े बहुत यूजेज है बस डी ब्लॉक के। चलो बढ़िया। लास्ट है भैया डी ब्लॉक वाले के मेनली यूज की क्या क्या यूजेज हैं। अब इन यूजेज को आप पहले भी देख चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है, देख लेते हैं एक बार फिर से। तो MnO2 को ड्राई बैटरी में यूज किया जाता है, V2O5 को SO2 के ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है, AlCH3 थ्राइस, दिस इज AlCH3 थ्राइस, ये चीज है, ठीक है। तो ये है जिगलर कैटलिस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वाकर्स प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें इथाइन जो है वो सीधे एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। तो भैया जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इथेनॉल का, वो इथाइन से सीधे इथेनॉल में जाता है बाय यूजिंग PDCl2। वहां पे कैटलिस्ट वर्क करता है एज अ PDCl2, इसको बोलते हैं वाकर्स प्रोसेस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि निकल जो है ये पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन का पॉलीमराइजेशन करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और अगर आपको याद हो तो अल्काइन के पॉलीमराइजेशन के लिए रेड हॉट आयरन ट्यूब का भी इस्तेमाल करते थे। रेड हॉट आयरन ट्यूब में जैसे ही हम अल्काइन को डालते थे तो भैया ये 3 अल्काइन जो ये मिलता था, तो अपने पास क्या मिल जाता था, तो भैया यहाँ पे अपने को बेंजीन देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो वही कहानी है यहाँ पे कि ये कुछ कॉमन यूजेज है जो हमको देखने को मिलते हैं DNF ब्लॉक के। छाप लीजिए, कोई समस्या लगे तो पूछ लीजिए। और इसी के साथ आपका DNF ब्लॉक और क्लास 12th का एटलीस्ट बोर्ड तक का सिलेबस तो खत्म हो चुका है, ठीक है। छाप लीजिए। कल की क्लास में अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, और फिर आपके जो बचे हुए जो छोटे छोटे से मासूम से चैप्टर्स हैं उनको कर लेंगे। 2 दिन 3 दिन 1 दिन ऐसे वाले चैप्टर्स हैं उनको अब कर लेंगे। नहीं है दीदी, हटा दिया गया है। चलिए बढ़िया, छाप लिया सबने? छाप।
डी एंड एफ ब्लॉक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है डी ब्लॉक वाले ही। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज देख लो कि डी ब्लॉक की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनके रेडियस में कैसा ट्रेंड चलता है, उनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का कौन सा ट्रेंड होता है, जो स्टार्ट जो बिल्कुल स्टार्ट शार्ट में जितने ट्रेंड्स पड़े थे वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक में बस ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके कैसे जनरल कंपाउंड्स बनते हैं वो, बाकी मेन जो है वो डी ब्लॉक का ही है। नेक्स्ट है उसमें दैट इज कलर वाली चीज कि डी ब्लॉक में जो जो कलर्स हैं आयंस के वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो चीज, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस क्लास 12 के सिलेबस को और आज की सभा को समाप्त करते हैं और अगले क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। पॉलीमर्स के साथ स्टार्ट करेंगे कहानी, पहले पॉलीमर्स पढ़ लेंगे जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है, और उसके बाद फिर आपका जो 11th के बचे हुए हैं दैट इज एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, इन सबको पढ़ लेंगे, ठीक है। टर्म 1 का रिजल्ट आने वाला है, बहुत अच्छी चीज है, बधाई हो। 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है यार? देखो 12th का अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर का बात करोगे, पूरे 12th का बात करोगे या सिर्फ टर्म 2 का? अगर टर्म 2 की बात करो तो तुम्हारे पास फिजिकल वाले दोनों चैप्टर तो ऑब्वियस इंपॉर्टेंट है ही, काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर तुम इधर आ जाओ तो तुम्हारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, और उसके बाद थोड़ा बहुत अमाइंस है। अमाइंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। अमाइंस में 2-3 प्रोसेसेस को छोड़ के उतना ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो अमाइंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक के पर्सपेक्टिव से एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक उसी में आ गया थोड़ा बहुत, और फिर उधर तुम्हारे फिजिकल वाले दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है जिससे अधिक क्वेश्चंस आने की संभावना है, ठीक है। फिजिकल वाले दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मेटलर्जी है नहीं, मेटलर्जी को तो हटा दिया सिलेबस से, चलो ठीक है, पढ़ लिए बट सिलेबस से हटा दिया। सरफेस केमिस्ट्री नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो यही है, जो फिजिकल वाले जो दोनों है दैट इज काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या ही मतलब फिजिकल है, वो रट्टा मार है, ठीक है। और उधर तुम ऑर्गेनिक में आ जाओ तो अल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइंस मतलब उतना ज्यादा नहीं है, कुछ खास रिएक्शंस को छोड़ के, जो नेम रिएक्शंस है अमाइंस के वो बड़े खास हो जाते हैं, बाकी उसके अलावा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये मिस हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कैसे भूल गए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। इनऑर्गेनिक का इकलौता ही तो चैप्टर है वो। चलो ठीक है, चलो बाय बाय।